नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित सम्मान पर बात करने वाले हैं। हाँ, नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम सोच रहे थे कि इनके जरिए इस पुरस्कार के इतिहास को, इसके पीछे की कहानी को और शायद कुछ ऐसी बातें जो हैरान कर दें, उन पर एक गहरी नजर डालें। हाँ, बिल्कुल। नोबेल पुरस्कार का नाम सुनते ही जाहिर है विज्ञान, साहित्य, शांति, इन क्षेत्रों में जो असाधारण काम होता है उसकी एक छवि मन में आती है। सही। और इसकी शुरुआत की कहानी भी वो काफी दिलचस्प है। इसके पीछे हैं एल्फ्रेड नोबेल। हाँ। एक स्वीडिश रसायनज्ञ, उद्योगपति और हाँ, वही जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, कि डायनामाइट जैसा विस्फोटक बनाने वाले ने ही दुनिया में शांति और भलाई के लिए एक सबसे बड़े पुरस्कार की नींव रख दी। मैंने भी सुना है कि वो अपने आविष्कार के विनाशकारी इस्तेमाल से काफी दुखी थे। क्या यही वजह थी उनकी वसीयत के पीछे? हाँ, काफी हद तक यही माना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, देखिए, वो एक सफल आविष्कारक थे, व्यवसायी थे। 1833 में स्टॉकहोम में जन्म हुआ। डायनामाइट से उन्हें दौलत तो मिली, शौहरत भी मिली, पर साथ में कुछ उपाधियां भी मिली, जैसे मौत का सौदागर। खासकर जब उन्होंने देखा कि उनके आविष्कार युद्ध में कितनी तबाही मचा रहे हैं। एक कहानी काफी मशहूर है कि एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से उनके भाई की मृत्यु पर उनका शोक संदेश छाप दिया। अच्छा, उनका? हाँ, एल्फ्रेड नोबेल का। और उसका शीर्षक था मौत के सौदागर की मौत। कहते हैं इससे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा कि दुनिया उन्हें इस तरह याद रखेगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसी चीज ने उन्हें अपनी विरासत को एक अलग दिशा देने के लिए प्रेरित किया? हाँ, माना तो यही जाता है। इसी एहसास ने शायद उन्हें अपनी छवि सुधारने और दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। तो फिर 1895 में अपनी मृत्यु से करीब 1 साल पहले उन्होंने अपनी वसीयत बदली। अच्छा। और अपनी जो अकूत संपत्ति थी उसका लगभग 94% हिस्सा, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, हाँ यकीनन, वो उन्होंने 5 क्षेत्रों में पुरस्कार देने के लिए समर्पित कर दिया। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या शरीर विज्ञान, साहित्य और शांति। उनकी इच्छा थी कि ये पुरस्कार उन लोगों को मिले जिन्होंने उनके शब्दों में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया हो। तो ये एक तरह से उनका तरीका था अपने आविष्कार के नकारात्मक पहलू को संतुलित करने का और मानवता की भलाई को बढ़ावा देने का। उनका निधन फिर 10 दिसंबर 1896 को हुआ, इटली में। जी हाँ। और फिर उनकी वसीयत के अनुसार ही पहले पुरस्कार दिए गए। हाँ, उनकी मृत्यु के ठीक 5 साल बाद 10 दिसंबर 1901 को उनकी पुण्यतिथि पर पहले नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए। तो ये थी वो 5 मूल श्रेणियां, लेकिन आजकल तो हम 6 नोबेल पुरस्कारों के बारे में सुनते हैं। ये छठी श्रेणी कब जुड़ी और कैसे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जो छठी श्रेणी है यानी अर्थशास्त्र का पुरस्कार, वो एल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत का हिस्सा नहीं था। अच्छा। इसे 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिगेस रिक्सबैंक ने शुरू किया था, अपनी 300वीं वर्षगांठ के मौके पर। ओके। और इसका आधिकारिक नाम भी थोड़ा अलग है, एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार। लेकिन हाँ, इसे स्थापित बैंक ने किया, पर इसका प्रशासन नोबेल फाउंडेशन ही करता है। ओह, ठीक है। और विजेता का चयन भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ही करती है, जिसे भौतिकी और रसायन के लिए करती है। तो इसे भी नोबेल पुरस्कारों के बराबर ही सम्मान मिलता है। हाँ, समझ गई। तो तकनीकी रूप से ये नोबेल की वसीयत से नहीं, पर उन्हीं की स्मृति में और उन्हीं के साथ शामिल है। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से इन श्रेणियों को और उनके मकसद को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने बताया इसमें कोई एकदम नई अनूठी खोज या आविष्कार के लिए। जी। केमिस्ट्री में कोई बड़ा रिसर्च या योगदान। सही। मेडिसिन या फिजियोलॉजी में महत्वपूर्ण खोज। हाँ। किसी लेखक के बेहतरीन काम के लिए। उत्कृष्ट लेखन। बिल्कुल। यस, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने देशों के बीच भाईचारा बढ़ाने, हथियार कम करने या शांति प्रक्रिया में सबसे ज्यादा काम किया हो। हाँ, शांति और मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान। और फिर अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। बिल्कुल सही। हर क्षेत्र अपने आप में मानवता की प्रगति के लिए अहम है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। हाँ। कि विजेताओं को मिलता क्या है? सम्मान तो है ही दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन पुरस्कार में और क्या क्या शामिल होता है? हाँ,
तो हर नोबेल लॉरिएट को 3 मुख्य चीजें दी जाती हैं। एक तो स्वर्ण पदक होता है, ओके। एक खास तौर पे तैयार किया गया डिप्लोमा और एक अच्छी खासी नकद राशि। स्वर्ण पदक और डिप्लोमा तो अपने आप में कलाकृतियां होती हैं, हर विजेता के लिए खास तौर पे डिजाइन की जाती हैं। अरे तो ये हर साल थोड़ी बदलती है, क्योंकि ये नोबेल फाउंडेशन के निवेशों से जो आय होती है उस पर निर्भर करती है। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। एक स्रोत कहता है 2023 में राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना थी, यानी करीब 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरा स्रोत इसे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर बताता है, जो करीब 10.1 करोड़ भारतीय रुपए होते हैं। ओके, तो थोड़ा फर्क है। हाँ, ये फर्क साल दर साल के बदलाव या फिर करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि ये एक काफी बड़ी धनराशि होती है। हाँ, वाकई ये एक बड़ी रकम है। शायद विजेताओं को उनके काम को आगे बढ़ाने में या किसी और नेक काम में लगाने में मदद मिलती होगी। हाँ, बिल्कुल। और ये पुरस्कार दिए कहाँ जाते हैं? स्टॉकहोम का नाम तो अक्सर सुनने में आता है। हाँ, ज्यादातर पुरस्कार यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र वाले ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक भव्य समारोह में दिए जाते हैं। अच्छा। ये समारोह हर साल 10 दिसंबर को होता है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, और स्वीडन के राजा खुद विजेताओं को ये पुरस्कार सौंपते हैं। लेकिन शांति पुरस्कार वो भी स्टॉकहोम में ही? नहीं, यही एक अपवाद है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ओह, ओस्लो में? हाँ, समारोह उसी दिन होता है, 10 दिसंबर को ही, लेकिन जगह अलग है। और ऐसा अल्फ्रेड नोबेल ने खुद अपनी वसीयत में तय किया था। अच्छा, उन्होंने खुद लिखा था? जी, उन्होंने लिखा था कि शांति पुरस्कार का चयन नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक समिति करेगी और वहीं दिया जाएगा। उस समय स्वीडन और नॉर्वे एक संघ का हिस्सा थे, तो शायद इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी नॉर्वे को दी। ये दिलचस्प है कि शांति पुरस्कार के लिए अलग व्यवस्था रखी। अब सबसे अहम बात, इन विजेताओं को चुना कैसे जाता है। ये प्रक्रिया तो बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती है, तो जाहिर है काफी सख्त और गोपनीय भी होगी। बिल्कुल, चयन प्रक्रिया बहुत सावधानी से होती है, लंबी चलती है और पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। हाँ। हर पुरस्कार के लिए अलग अलग विशेषज्ञ समितियां हैं, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के विजेताओं को चुनती है। स्टॉकहोम में कारोलिंस्का संस्थान है, वो चिकित्सा पुरस्कार के विजेताओं को चुनता है। ओके। स्वीडिश एकेडमी साहित्य के लिए जिम्मेदार है, और जैसा हमने बात की, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति पुरस्कार विजेता का चयन करती है। और ये समितियां काम कैसे करती हैं? मतलब नाम कहाँ से आते हैं, कौन बताता है कि किसे मिलना चाहिए? हाँ, तो प्रक्रिया नामांकन से शुरू होती है। हर साल सितंबर में नोबेल समितियां दुनिया भर के हजारों योग्य लोगों को, जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक अकादमियों के सदस्य, पिछले नोबेल विजेता और दूसरे विशेषज्ञ गोपनीय निमंत्रण भेजती हैं। गोपनीय? हाँ, गोपनीय। उनसे कहा जाता है कि वे अगले साल के पुरस्कारों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करें। कोई खुद को नामांकित नहीं कर सकता। अच्छा। और नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी होती है। फिर उन नामांकनों का क्या होता है? उसके बाद शुरू होता है कड़ी जांच पड़ताल का लंबा दौर। वो जो संबंधित समितियां हैं, वो नामांकित उम्मीदवारों के काम की गहन समीक्षा करती हैं, बाहरी विशेषज्ञों से सलाह लेती हैं, धीरे धीरे उम्मीदवारों की लिस्ट छोटी करती जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया, मतलब कौन नामांकित हुआ, किसने नामांकित किया, समितियों में क्या चर्चा हुई, ये सब कुछ अगले 50 सालों के लिए गुप्त रखा जाता है। 50 साल? ये तो वाकई कमाल की गोपनीयता है। मतलब आज हम जान सकते हैं कि 50 साल पहले कौन नामांकित हुआ था, पर पिछले साल कौन था ये नहीं। ठीक समझे, बिल्कुल। फिर आखिर में अक्टूबर की शुरुआत में समितियां अपना अंतिम फैसला लेती हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है। और इन सब चीजों का जो वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन है, वो नोबेल फाउंडेशन करता है। जी हाँ, नोबेल फाउंडेशन। इसकी स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत को लागू करने और इन पुरस्कारों के संचालन के लिए। इसके 5 सदस्यों वाले निदेशक मंडल में एक सदस्य स्वीडन के राजा नियुक्त करते हैं। वाह, ये प्रक्रिया तो जितनी सम्मानजनक है उतनी ही जटिल और गोपनीय भी। चलिए अब कुछ ऐसे विजेताओं और रोचक तथ्यों पर बात करते हैं जिन्होंने नोबेल इतिहास में अपनी खास जगह बनाई है। 1901 में जब पहली बार ये पुरस्कार दिए गए तो कौन थे वो पहले विजेता? हाँ, 1901 के पहले विजेताओं में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल थे। जैसे भौतिकी का पहला नोबेल मिला विल्हेल्म कॉनराड रोंटजन को। एक्सरे वाले? हाँ, वही जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी।
सोचिए चिकित्सा जगत में कितना बड़ा बदलाव आया उससे। बिल्कुल। रसायन विज्ञान में जेकब्स एच वेंट हॉफ को मिला ऑस्मोटिक दबाव पर उनके काम के लिए, जो विलियनों मतलब सॉल्यूशंस के व्यवहार को समझने में बहुत अहम है। साहित्य में पहले विजेता थे फ्रांसीसी कवि सूली प्रूधों। और शांति पुरस्कार वो किसे मिला था? पहला शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया था। एक थे हेनरी ड्यूनेंट, जिन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। अच्छा, रेड क्रॉस वाले। हाँ। और दूसरे थे फ्रेडरिक पासी, एक फ्रांसीसी शांति कार्यकर्ता। तो यह दिखाता है कि शुरुआत से ही शांति पुरस्कार का मकसद मानवीय कार्यों और शांति स्थापना के प्रयासों को सम्मान देना था। कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो? हाँ, सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार किसे मिला है? हाँ, ये रिकॉर्ड मलाला यूसुफजई के नाम है। उन्हें 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। सिर्फ 17 साल? हाँ। उन्हें ये सम्मान लड़कियों की शिक्षा के लिए उनकी जो साहसी लड़ाई थी उसके लिए दिया गया, और उन्होंने इसे भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार, ये तो वाकई असाधारण है। और दूसरी तरफ सबसे अधिक उम्र के विजेता कौन है? हमारे स्रोतों के मुताबिक सबसे उम्रदराज नोबेल विजेता हैं जॉन बी गुडेनफ। अच्छा। उन्हें 2019 में 97 साल की उम्र में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। 97? हाँ, 97 साल। उन्हें लिथियम आयन बैटरी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये सम्मान मिला। वही बैटरियां जो आज हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों सब में इस्तेमाल होती हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत में हालांकि सिर्फ उनकी उम्र और साल का जिक्र है, और उनका काम हम सबके जीवन से जुड़ा है। 97 साल, ये दिखाता है कि ज्ञान और योगदान की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या किसी को मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? पहले ऐसा हुआ है, लेकिन 1974 में नोबेल फाउंडेशन ने अपने नियम बदल दिए। अच्छा, अब नहीं देते? अब नियम यह है कि अगर पुरस्कार की घोषणा, जो अक्टूबर में होती है, और पुरस्कार वितरण समारोह, जो दिसंबर में होता है, कि बीच अगर किसी विजेता का निधन हो जाए तो उन्हें पुरस्कार दिया जा सकता है। ओके। लेकिन अगर किसी का नाम नामांकित है और घोषणा से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें आमतौर पर पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो नियम बदलने से पहले क्या किसी को मरणोपरांत दिया गया था? हाँ, स्रोतों के अनुसार केवल 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। एक थे स्वीडिश कवि एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट, जिन्हें 1931 में साहित्य के लिए मिला। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानित किया गया। ओह। और दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। उन्हें 1961 में शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन घोषणा से कुछ समय पहले ही एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो दुखद है, लेकिन उनकी विरासत को सम्मान मिला। यहाँ एक और बात जानने लायक है, क्या कोई ऐसा भी है जिसे एक से ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिला हो? ये तो बहुत ही खास उपलब्धि होगी। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही छोटा और बहुत ही विशिष्ट समूह है। हमारे स्रोतों में 4 ऐसे असाधारण लोगों का जिक्र है। 4 लोग? हाँ, सबसे पहले शायद सबसे प्रसिद्ध नाम मैडम मैरी क्यूरी। हाँ, मैडम क्यूरी। उन्हें 2 बार नोबेल मिला। पहली बार 1903 में भौतिकी में रेडियोधर्मिता पर काम के लिए पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ साझा किया था, और फिर 1911 में अकेले रसायन विज्ञान में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। वाह, 2 अलग-अलग विज्ञानों में? हाँ, वो अकेली ऐसी इंसान है जिन्होंने 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल जीता है। कमाल है। और कौन है? दूसरे हैं जॉन बार्डीन। इन्हें भी 2 बार मिला, और दोनों ही बार भौतिकी में। दोनों बार भौतिकी में? हाँ, 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी, और फिर 1972 में अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी के सिद्धांत के लिए वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही क्षेत्र यानी भौतिकी में 2 बार नोबेल जीता है। अच्छा, ये भी अनोखा है। तीसरे हैं फ्रेडरिक सैंगर। इन्हें भी 2 बार मिला, और दोनों बार रसायन विज्ञान में। 1958 में प्रोटीन, खासकर इंसुलिन की संरचना निर्धारित करने के लिए, और 1980 में डीएनए के अनुक्रमण मतलब सीक्वेंसिंग की विधि विकसित करने के लिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बुनियाद है। डीएनए सीक्वेंसिंग। हाँ। और चौथे हैं लिनस पॉलिंग। इन्हें भी 2 बार मिला, लेकिन 2 बिल्कुल अलग श्रेणियों में। अच्छा, कौन सी? 1954 में रसायन विज्ञान में रासायनिक बंधनों की प्रकृति पर उनके शोध के लिए, और फिर 1962 में नोबेल शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार,
विज्ञान के बाद? हाँ, परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ उनके अभियान के लिए। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना साझा किए 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीता है। वाह, ये सूची तो वाकई कमाल की है। मैडम क्यूरी का 2 अलग विज्ञानों में, बार्डिन का एक ही विज्ञान में 2 बार, सैंगर का भी रसायन में 2 बार और पॉलिंग का विज्ञान और शांति दोनों में। सचमुच असाधारण। हाँ, बिल्कुल। अब चलिए भारत की ओर आते हैं। हमारे देश के किन महानुभावों को ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है? हाँ, भारत का नोबेल पुरस्कारों के साथ एक लंबा और गौरवशाली रिश्ता रहा है। सबसे पहला नाम आता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। हाँ, टैगोर। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए वो ना सिर्फ पहले भारतीय थे, बल्कि पहले गैर यूरोपीय भी थे जिन्हें ये सम्मान मिला। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ, भारत के लिए ही नहीं, पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, गीतांजलि तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। टैगोर के बाद भौतिकी में एक बड़ा नाम आता है। बिल्कुल, सर सीवी रमन, एक महान भौतिक विज्ञानी। उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। रमन प्रभाव के लिए? हाँ, उनकी उस खोज के लिए जिसे आज हम रमन प्रभाव या रमन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। ये प्रकाश के बिखरने मतलब स्कैटरिंग से संबंधित है और इसने हमें पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका दिया, जो आज भी रसायन शास्त्र और भौतिकी में इस्तेमाल होता है। विज्ञान में ही एक और भारतीय नाम है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जी हाँ, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उन्हें 1968 में चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने इसे 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ साझा किया था। उनका काम किस पर था? उनका काम जेनेटिक कोड की व्याख्या करने और ये समझने से जुड़ा था कि कैसे कोशिकाएं डीएनए में लिखे निर्देशों का उपयोग करके प्रोटीन बनाती हैं। मतलब सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने जीवन की भाषा को समझने में हमारी मदद की। कृत्रिम जीन का संश्लेषण भी किया उन्होंने। वाह, एक बड़ी उपलब्धि थी वो। और फिर शांति के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिसे शायद पूरी दुनिया जानती है, मदर टेरेसा। हाँ बिल्कुल, मदर टेरेसा 1979 में उनके अथक मानवीय कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन कलकत्ता और दुनिया भर में गरीबों, बीमारों, अनाथों, मरते हुए लोगों की सेवा में लगा दिया। उनका काम करुणा और सेवा का प्रतीक बन गया। भौतिकी में भारत को एक और नोबेल मिला सीवी रमन के बाद, है ना? जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो संयोग से सीवी रमन के भतीजे भी थे। अच्छा। हाँ, उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनका काम तारों के विकास और उनकी संरचना के अध्ययन से जुड़ा था। उन्होंने खास तौर पर उस सीमा की गणना की जिसे अब चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हाँ, चंद्रशेखर लिमिट। हाँ, वही, जो ये तय करती है कि एक तारे का भविष्य क्या होगा। क्या वो मरने के बाद एक स्थिर सफेद बौना तारा बनेगा या फिर और सिकुड़कर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाएगा। ये खगोल भौतिकी में एक मील का पत्थर माना जाता है। और अर्थशास्त्र में भी भारत ने अपनी पहचान बनाई है। हाँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक पसंद सिद्धांत, अकाल के कारणों और गरीबी व असमानता को मापने के तरीकों पर उनके महत्वपूर्ण काम के लिए सम्मानित किया गया। उनके काम का सामाजिक नीतियों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और हाल के वर्षों में भी भारतीय मूल के विजेताओं ने ये सम्मान हासिल किया है। जी हाँ, 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। इसे उन्होंने 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ साझा किया। उनका शोध किस पर था? हाँ, उनका शोध राइबोसोम की संरचना और कार्य को समझने पर केंद्रित था। राइबोसोम हमारी कोशिकाओं की वो फैक्ट्री हैं जो डीएनए के निर्देशों के अनुसार प्रोटीन बनाती हैं, जीवन के लिए एक बहुत जरूरी प्रक्रिया। और फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जिसे उन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया। हाँ, मलाला के साथ। उन्हें बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के खिलाफ उनके दशकों लंबे संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। ये वाकई एक बहुत प्रभावशाली सूची है। टैगोर से लेकर सत्यार्थी तक अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभा और योगदान की एक शानदार झलक मिलती है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इन सभी बातों को समेटें तो नोबेल पुरस्कार का असली महत्व क्या है? ये सिर्फ एक पुरस्कार से बढ़कर क्या मायने रखता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा का सम्मान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उत्कृष्टता के मतलब एक्सेलेंस के वैश्विक मानक स्थापित करता है। चाहे वो वैज्ञानिक खोज हो, साहित्यिक रचना हो या शांति और मानवता के लिए किया गया प्रयास हो।
ये हमें याद दिलाता है कि इंसान अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत, अपनी लगन से मानवता की भलाई और ज्ञान की सीमाओं को कितना आगे बढ़ा सकता है। ये दुनिया भर के लोगों को, खासकर युवाओं को प्रेरित करता है कि वे भी बड़े सपने देखें, ज्ञान, समझ और शांति की राह पर चलें। ये एक तरह से मानवता की जो सकारात्मक क्षमता है, उसका उत्सव है। बहुत खूब कहा। तो आज की इस बातचीत में हमने अल्फ्रेड नोबेल की वो दिलचस्प कहानी और उनकी विरोधाभासी विरासत को समझा। हाँ, नोबेल पुरस्कारों की 6 श्रेणियों और उनकी जटिल गोपनीय चयन प्रक्रिया को जाना। जी। मैडम क्यूरी और मलाला यूसुफजई जैसे कुछ यादगार विजेताओं के बारे में सुना, और रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर कैलाश सत्यार्थी तक भारत के गौरवशाली योगदान पर भी नजर डाली। बिल्कुल। और जैसा कि इस स्रोत में भी इशारा किया गया है, ये पुरस्कार उन अनगिनत घंटों की मेहनत, समर्पण और जुनून का सम्मान है जो इन विजेताओं ने मानवता की बेहतरी के लिए लगाए हैं। सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जहां नई नई चुनौतियां हैं हमारे सामने, जैसे जलवायु परिवर्तन है, बढ़ती असमानता है, डिजिटल दुनिया के अपने खतरे हैं, हाँ, वहां किस तरह के नए योगदानों को इसी तरह की वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। क्या हमें पारंपरिक श्रेणियों से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है? आज मानवता की भलाई के लिए कौन से प्रयास उस स्तर की पहचान और सम्मान के हकदार हैं? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज इस दिलचस्प और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद।